Hello बच्चों, let's read the question. A particle falls from a height h upon a fixed horizontal plane and rebounds. If E is the coefficient of restitution, the total distance traveled before rebounding has stopped is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be coefficient of restitution, which is given as E equals velocity of सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी जब हमारे पास यहाँ पे कोलिजन हो जाता है तो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी का डिफरेंस होता है, अगर हम उसका रेशियो ले ले कोलिजन से पहले जो हमारे पास वेलोसिटी का डिफरेंस होता है उसके साथ, तो उसे हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का नाम देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास एक पार्टिकल है जिसको हम यहाँ पे h हाइट से फ्री फॉल करवा रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में जब हम यहाँ पे इसको फ्री फॉल कराएंगे तो यहाँ पे जब ये ग्राउंड के साथ कोलिजन करेगा, कोलिजन करने के बाद ये रिबाउंड होगा, और क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो हाइट होगी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, जिसकी वजह से कोलिजन करने के बाद इसकी जो हाइट होगी कुछ रिड्यूस हो जाएगी और ये h1 हाइट तक यहाँ पे रीच करेगा। आफ्टर दैट अगेन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर से कोलिजन होगा, फिर से एनर्जी का लॉस होगा, टकराने के बाद फिर ये यहाँ पे h2 हाइट तक रीच करेगा जो कि h1 हाइट से कम होगा, और इस तरीके से कोलिजन यहाँ पे होगा और यहाँ पे हाइट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो जाएगी। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारे पास जो हाइट है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी और यहाँ पे हमें फर्दर कोई भी कोलिजन देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें यही बताना है कि जब हमारे पास रिबाउंडिंग स्टॉप हो जाएगी उस पर्टिकुलर केस में इसने टोटल कितनी हाइट को कवर किया होगा। तो अगर हम यहाँ पे टोटल हाइट की बात करें, इट विल बी गिवन एज h plus h1 plus h2 plus h3 एंड दिस विल बी सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो h1, h2, h3 है इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इट इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि जो ग्राउंड है उसमें तो कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो जो u2 की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोलिजन कर जाता है उसके बाद ये h1 हाइट तक रिबाउंड करता है फर्स्ट कोलिजन के बाद, तो जो हमारे पास ग्राउंड है इसमें कोई भी मोशन हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी जो v2 की वैल्यू होगी ये हमारे पास 0 हो जाएगी। u2 और v2 ये ग्राउंड का वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी माइनस ऑफ v1 डिवाइडेड बाय u1। यहाँ से हम जो v1 है इसकी वैल्यू माइनस ऑफ e इंटू u1 के बराबर लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ जो वेलोसिटी है इसको अगर हम हाइट के टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट हमने इसको फ्री फॉल कराया, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 थी। जब ये ग्राउंड के साथ यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है ये यहाँ पे u1 से v1 हो गई, यानी जब वो यहाँ पे कोलिजन किया होगा, इसने कोलिजन से जस्ट पहले इसकी जो वेलोसिटी थी ये u1 थी और कोलिजन के बाद इसकी जो वेलोसिटी है ये v1 हो गई, और ये इसी v1 वेलोसिटी के साथ यहाँ पे h1 हाइट को रीच कर जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो h1 हाइट है ये हमारे पास जो v1 वेलोसिटी है उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी उसी के वजह से ये हमें ऑब्टेन होगी। तो हम यहाँ पे v1 और h1 में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वी कैन से हियर कि मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो 0 के बराबर हो जाएगी। सो वी कैन राइट हियर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है दैट स्टेट्स की हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, तो जो h1 हाइट पे जाके हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे v1 के बराबर थी, तो ये आ जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू h1, यानी यहाँ से अगर हम h1 की वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बिकम v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h1 विल बी माइनस ऑफ e इंटू u1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g के बराबर हो जाएगी। वैल्यू आ जाएगी e स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g है ये h के बराबर है। इसको हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया था उस टाइम पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो 0 के बराबर थी। जब ये जस्ट यहाँ पे कोलिजन करने वाला था उस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो u1 के बराबर थी। इसने जो टोटल हाइट कवर की वो h के बराबर है। अगर हम इस केस के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ये आ जाएगी u1 का स्क्वायर इक्वल्स
इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, सो इट विल बी 2 इंटू जी इंटू एच। यानी हमारे पास यहाँ से u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g की जो वैल्यू है ये h के बराबर आ गई। तो यहाँ से हम इस रिलेशन को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जो h1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी h इंटू ई स्क्वायर। जैसे रिलेशन हमने h1 के लिए निकाला ऐसे ही हम h2 के लिए भी निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम हियर हमारे पास यहाँ पे जो h1 की वैल्यू निकल के आई दैट वाज h इंटू ई स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम h2 के लिए सेम रिलेशन निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा h1 इंटू ई स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं h1 को रिप्लेस करके h इंटू ई स्क्वायर ये आ जाएगा e रेज टू पावर 4 के बराबर। ऐसे ही हमारे पास अगर हम h3 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा h2 इंटू ई स्क्वायर, और h2 की जो वैल्यू है अगर हम ये h के टर्म में लिख लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास h इंटू ई रेज टू पावर 6 के बराबर। सो अगर हम यहाँ पे जो टोटल हाइट है जिसको हम कैपिटल एच से यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, अगर हम उसमें वैल्यू पुट कर दें h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 एंड सो ऑन। नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो इसने यहाँ पे h1 हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में कवर की है वही इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने में भी कवर की है। यानी अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो जो टोटल ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है, तो टोटल जो डिस्टेंस आएगी ये यहाँ पे जो भी हाइट ये कवर कर रहा है उसका 2 टाइम्स आएगी। यानी अगर हम यहाँ पे टोटल हाइट को डिस्टेंस के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ h1 आ जाएगा, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ h2। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखें तो ये आ जाएगा h प्लस 2 इंटू एच, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के टर्म में अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस इसी तरीके से आ जाएगा 2 इंटू एच इंटू ई रेज टू पावर 4, ये आ जाएगा 2 इंटू एच इंटू ई रेज टू पावर 6 एंड सो ऑन। सिमिलर टर्म अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा h प्लस 2h, और यहाँ पे हमारे पास जो टर्म बचेंगे ये बचेंगे ई स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर 4 प्लस ई रेज टू पावर 6 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल सीरीज बन रही है जिसमें जो डिफरेंस है वो हमारे पास ई रेज टू पावर 2 का है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है तो इनफाइनाइट सीरीज के लिए जो सम निकल के आता है इट इज फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के बराबर। आर यहाँ पे डिफरेंस को शो करता है, ए फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म है ई रेज टू पावर 2, इट विल बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर की वैल्यू आ जाएगी हमें ई रेज टू पावर 2 के बराबर। सो अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो टोटल हाइट आएगी दैट विल बी h प्लस 2h, और ये आ जाएगा ई रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू पावर 2 के। नाउ यहाँ पे अगेन अगर हम h को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेज टू पावर 2 के बराबर। सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर हमारे पास जो कैपिटल H की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1 plus e square divided by 1 minus e square. So from the given question we can say here the total distance traveled before rebounding has stopped is h into 1 plus e square divided by 1 minus e square. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.